और इसका बड़ा उद्देश्य क्या है, और उसके बाद कुछ समय के लिए निर्णय को लागू करना, उसकी पेन भी है, पीड़ा भी है, जो आजकल हमें महसूस भी होती है। और हमारे टेलीविजन के मित्र तो केवल उस पीड़ा को दिखलाते हैं, उसके पीछे जो आर्थिक और नैतिक सोच है उसको नहीं दिखलाते। कई बार मैं सोचता हूं, और मैंने कुछ दिन पहले यह उदाहरण किसी को दिया, कि इस देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसकी भी बहुत पीड़ा थी। दुनिया का रेफ्यूजी पॉपुलेशन सबसे अधिक ट्रांसफर हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हिंसा हुई, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई। अगर उस वक्त 24 घंटे का टेलीविजन होता तो उस पीड़ा को दिखलाता या आजादी मिल गई इसको दिखलाता। ये एक जीवन की वास्तविकता है, इसके साथ जीना है। लेकिन इस सब के बावजूद भी निर्णय को लेकर देश में एक उत्साह है, और उत्साह के पीछे कारण यह है कि पहली बार देश में ऐसा नेतृत्व आया जिसमें ये कठिन निर्णय लेना कठिन था, निर्णय के लिए जिनसे टकराए उससे टकराना बहुत कठिन था, इसको गुप्त रखना बहुत कठिन था, और इसको कार्यान्वित करना भी कठिन था। और इस निर्णय को ले पाने की जिसमें हिम्मत थी, वो प्रधानमंत्री जी ने वो हिम्मत दिखलाई और इस निर्णय को देश हित में लिया। इसके परिणाम कुछ भी हो। नमस्कार, मैं रविश कुमार। वित्त मंत्री अरुण जेटली भुवनेश्वर में मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने ऐसा भारी सवाल दाग दिया है कि जवाब देने से पहले आपको 2016 से चलकर 1947 में जाना पड़ सकता है। 69 साल पीछे जाकर उस समय के अखबारों के पन्ने पलटकर ही वित्त मंत्री जेटली के सवालों का एक हद तक जवाब दिया जा सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि 1947 के अखबार बंटवारे की भयावह दास्तानों से नहीं भरे होंगे। उनमें सिर्फ आजादी का ही जश्न होगा। नोटबंदी कवर कर रहे तमाम पत्रकारों को वित्त मंत्री के सवाल से बचने की जगह सामना करना चाहिए। एक छोटी सी कोशिश उनके बयान के पहले हिस्से की तरफ से मैं भी करना चाहता हूं। पहले आप वित्त मंत्री के बयान के उस हिस्से को फिर से सुनिए जिसे अभी हमने आपको सुनाया। गुजारिश है कि एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। और इसका बड़ा उद्देश्य क्या है, और उसके बाद कुछ समय के लिए निर्णय को लागू करना, उसकी पेन भी है, पीड़ा भी है, जो आजकल हमें महसूस भी होती है। और हमारे टेलीविजन के मित्र तो केवल उस पीड़ा को दिखलाते हैं, उसके पीछे जो आर्थिक और नैतिक सोच है उसको नहीं दिखलाते। कई बार मैं सोचता हूं, और मैंने कुछ दिन पहले यह उदाहरण किसी को दिया, कि इस देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसकी भी बहुत पीड़ा थी। दुनिया का रेफ्यूजी पॉपुलेशन सबसे अधिक ट्रांसफर हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हिंसा हुई, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई। अगर उस वक्त 24 घंटे का टेलीविजन होता तो उस पीड़ा को दिखलाता या आजादी मिल गई इसको दिखलाता। ये एक जीवन की वास्तविकता है, इसके साथ जीना है। जेटली जी ने कहा कि पीड़ा, हिंसा, पलायन ये सब जीवन की एक वास्तविकता है। उस वक्त का सहारा लेकर इस वक्त की तकलीफों के बारे में मंत्री जी ने ऐसा कहा। कम से कम उन्होंने ये नहीं कहा कि नोटबंदी से हो रही परेशानियां वास्तविकताएं नहीं हैं। उनकी शिकायत यह है कि फैसले के मकसद और असर को कम जगह मिल रही है। इस मकसद की तुलना वे आजादी के लम्हों से करते हैं। सरकार लगातार अपने विज्ञापनों और नेताओं, मंत्रियों के भाषणों के जरिए मकसद की बात रख रही है। उनके सांसद लोगों के बीच जा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। मकसद की बात लोगों तक पहुंची भी है, तभी तो बैंकों की कतार में खड़े लोग कह रहे हैं कि फैसला ऐतिहासिक है। बहुत से कहते भी हैं कि वे मोदी जी के साथ हैं। क्या यह बात लोगों तक सिर्फ सरकार के विज्ञापनों के जरिए ही पहुंची? क्या इसमें टीवी, रेडियो और अखबारों का कोई योगदान नहीं? आप दर्शकों को भी पूरा मूल्यांकन करना चाहिए कि नोटबंदी के बाद
परेशानियों को ही जगह मिली या इस फैसले के मकसद को उसकी तुलना में कम जगह मिली? इसमें संपादकीय लेखों को भी शामिल कीजिए, सुर्खियों को भी शामिल कीजिए, पूरे चैनल, पूरे अखबार का मूल्यांकन कीजिए, किसी स्वतंत्र आयोग से पूरी रिपोर्ट बनवाइए। परेशानी की खबरें आलोचना नहीं है, परेशानी की खबरें तात्कालिक हैं। नोटबंदी के कारण कई मजदूरों से काम छिन गया, रेहड़ी पटरी वालों की कमाई कम हो गई, शादियों के घर में पैसे नहीं जुटे, बीमारी पर बिजली गिर गई, किसानों को पैसे नहीं मिले खेती के लिए, बैंकों की कतार में खड़े खड़े लोगों की पुरानी बीमारियां उग्र हो गई। तमाम अखबारों में जगह जगह से लोगों के दम तोड़ने की खबरें भी छपी, टीवी में भी आई। जानवरों को चारा नहीं मिला, कई उद्योगों को लाखों से लेकर करोड़ों तक का नुकसान हुआ। तब भी इनमें से ज्यादातर लोग फैसले को तुगलकी नहीं कह रहे थे। विरोधी नेता जरूर इस फैसले को तुगलकी फैसला बता रहे थे। क्या ये वास्तविकताएं उस मकसद को बड़ा नहीं बनाती हैं? क्या उनका कवरेज मीडिया का सिर्फ अतिवाद ही है? बहरहाल जेटली जी ने पूछा है कि 1947 के वक्त आज का टीवी मीडिया होता तो पीड़ा दिखाता या आजादी दिखाता? आज की पीढ़ी तीन मूर्ति लाइब्रेरी में रखे उस साल के अखबारों की माइक्रोफिल्म देख सकती है। बंटवारे के कारण जो हिंसा हुई, कुछ इंटरनेट पर भी हैं, जो हिंसा हुई उसमें लाखों लोग मारे गए। जेटली जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लाशों के अंबार लग गए। उस वक्त ये अखबार अगर इन खबरों से अनजान थे तो वे अखबार कहे जाने लायक नहीं हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन छपे अखबारों के पहले पन्ने किस तरह के रहे होंगे। तो इंटरनेट से ही लिए हैं, ये सारे पुराने अखबार हैं। बर्थ ऑफ इंडिया, फ्रीडम, इस तरह के हेडलाइन है। नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, टू डोमिनियंस आर बॉर्न, इस तरह की सुर्खियां उस वक्त के अखबारों में हैं। और जेटली जी की बात सही है कि 15 अगस्त के दिन आजादी की ही सुर्खियां पहले पन्ने पर नजर आती हैं, लेकिन 9 नवंबर 2016 को क्या नजर आता है? ये देखिए, द ग्रेट कैश क्लीन अप, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, कैश वॉश एबॉलिश्ड, ₹500 एंड 100 नोट्स टेलीग्राफ, द ब्लैक बक स्टॉप्स हियर सेज मोदी, हिंदुस्तान टाइम्स, ब्लैकआउट 500 100 नोट्स नो लॉन्गर वैलिड, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से जो सुर्खियां हैं वो बिल्कुल आजादी के दिन की तरह हैं। अखबारों ने 9 नवंबर 2016 को वैसी ही बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जैसी 15 अगस्त के रोज के अखबारों में छपी थी। थैंक यू जेटली जी, मौका देने के लिए, पीछे जाने के लिए। इस सरकार में एक अच्छी बात यह कि पढ़वाती बहुत है पत्रकारों से, रिसर्च काफी करने का मौका देती है। पहले 2-3 दिनों तक, बल्कि उससे आगे तक, 9 नवंबर के बाद मीडिया में आमतौर पर नोटबंदी को लेकर उत्साहवर्धक खबरों की ही मात्रा अधिक थी। सभी बड़े उद्योगपति अभी तक इस फैसले की तारीफ ही कर रहे हैं। जब बैंक खुले और लोगों को कैश नहीं मिला तो समस्याएं बढ़ने लगी। इन समस्याओं की खबरों से सरकार ने भी अपने फैसले लेने की गति को बेहतर किया, कई बेहतर फैसले भी लिए बाद में। फिर लोगों ने भी परखा कि जो टीवी पर खबर सुनी है वो बैंक के सामने क्यों नहीं दिखाई देती। इन खबरों में यही था कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। बहुत कम ये आलोचना कर रहे थे लाइन में खड़े लोग कि सरकार ने कोई गलत फैसला लिया है। यह किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए एक और सवाल पूछते हैं, जब देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था या उस वक्त के अखबार पीड़ा छोड़कर आजादी के जश्न में डूबे हुए थे, तब हमारे प्यारे गांधी जी क्या कर रहे थे? राष्ट्रपिता गांधी जी, क्या वे आजादी के मकसद के साथ थे दिल्ली में या लोगों की पीड़ा के साथ थे? 15 अगस्त 1947 के रोज महात्मा गांधी नई दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी 9 अगस्त को ही कलकत्ता पहुंच गए, जिसे आजकल कोलकाता कहते हैं। कोलकाता से वे आज के बांग्लादेश में मौजूद नोआखली गए और वहां से लौटकर बिहार आए। फिर सितंबर महीने में दिल्ली आ गए। जनवरी 1948 में दिल्ली के दंगे नहीं रुके तो आमरण अनशन पर बैठ गए। कलकत्ता में दंगे हो रहे थे और गांधी उन दंगों को शांत करने पहुंचे थे। गांधी ने किसी भी तरह के जश्न में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त की खुशी नहीं मना सकता, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप जश्न ना मनाएं। दुर्भाग्य से जो आजादी हमें मिली है उसमें आने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में टकराव के बीज हैं। वहां गांधी वापस जाओ के नारे लगते रहे, मगर फिर भी गांधी प्रार्थना सभा कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगों में पागल हो चुके, खतरनाक वहशी हो चुके लोगों को शांत करने के लिए फिर से इंसान बनाने में लगे रहे। 1916 से 1947 के बीच 31 साल तक जिस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, जब वो आंदोलन आजादी के मुकाम पर पहुंचा तो गांधी उस जश्न से उन्होंने खुद को दूर कर लिया। उनकी कोशिश कामयाब हुई। थोड़े ही दिनों में दंगों का उफान शांत होने लगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि पंजाब में 55,000 सैनिक तैनात थे, फिर भी वहां बड़े पैमाने पर दंगे होते रहे। बंगाल में एक ही सिपाही था, वहां दंगे रुक गए। गांधी के इस प्रसंग से जेटली जी को कुछ जवाब मिल सकता है, हम सबको भी कुछ सीखने को मिल सकता है।
आज के नेता भी सीख सकते हैं। 15 अगस्त को जब नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, मध्य रात्रि को गांधी उपवास का ऐलान कर रहे थे, चरखा चला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज के दौर में मीडिया विश्वसनीयता के घोर संकट से गुजर रहा है। उसकी साख की वापसी के आसार दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब लौटेंगे। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता छोटी मोटी आलोचनाओं को लेकर असहनशील होते जा रहे हैं। मीडिया सरकार की बात करे या जनता की बात करे या उसका संतुलन कैसा हो, यह एक चुनौती का काम है। नेताओं के साथ साथ उनके समर्थक भी आक्रामक होते जा रहे हैं। उस जनता को क्या जवाब दिया जाए जो कहती है कि मीडिया सिर्फ सरकार की बात करती है? उस सरकार से कैसे कहा जाए जिसे लगता है कि उसकी बात हो ही नहीं रही है? फिर से गांधी जी का सहारा लेता हूं। 15 अगस्त 1947 के बाद आता है 12 नवंबर 1947। इस दिन महात्मा गांधी पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में पहुंचे। गांधी ने पहली बार और आखिरी बार रेडियो से संबोधन किया। गांधी जी को कुरुक्षेत्र जाना था, जहां वे पाकिस्तान से आए 2 लाख शरणार्थियों को संबोधित करना चाहते थे। वहां भी लोग उत्साहित थे कि गांधी जी आएंगे तो उनसे मिलकर अपनी पीड़ा बताएंगे, पीड़ा। लेकिन तभी घोषणा होती है कि कुछ कारणों से गांधी कुरुक्षेत्र नहीं जाएंगे और ऑल इंडिया रेडियो से संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र के कैंप में टेबल पर रेडियो, मर्फी रेडियो का एक बड़ा वाला रेडियो रखा जाता है। उसके सामने लाउडस्पीकर रखा गया ताकि सब तक गांधी की आवाज पहुंचे। लगे कि गांधी बोल रहे हैं, इसलिए कुर्सी पर उनकी तस्वीर भी रख दी गई। गांधी ने रेडियो का इस्तेमाल आजादी के जश्न के लिए नहीं किया, बल्कि हिंसा और पलायन के शिकार लोगों की पीड़ा को सुकून देने के लिए किया। इसीलिए 12 नवंबर को जन प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई। उसके 4 दिन बाद 12 नवंबर को इस साल भी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जन प्रसारण दिवस मनाया गया। उस वक्त गांधी रेडियो को लेकर आश्वस्त नहीं थे। दूसरे विश्व युद्ध में रेडियो का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था। मैं हिटलर का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि हिटलर का नाम आते ही हमारी राजनीतिक बहसें सड़क छाप हो जाती हैं। गांधी रेडियो को जरूरी नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि लोगों के बीच जाकर बात करना ही बेहतर है। वे नहीं चाहते थे कि रेडियो का प्रभाव इतना बढ़ जाए कि मशीन बड़ा हो जाए और व्यक्ति छोटा हो जाए। कहीं आज ये तो नहीं हो गया कि चैनल बड़े हो गए और लाखों करोड़ों लोग पीछे रह गए, आदमी छोटा हो गया, जैसे एंकर मसीहा हो गया, रिपोर्टर और उसकी खबरें धुआं धुआं। आम लोगों की खबरें गायब हैं, बड़े बड़े नेताओं के फालतू भाषण पर बहसें हो रही हैं। इसलिए 1947 के साल में रेडियो ने गुमशुदा लोगों को मिलाने का बड़ा उपयोगी काम भी किया। जरूरी नहीं कि आप गांधी की हर बात से सहमत ही हो, मैं एक जिक्र कर रहा हूं। गुमशुदा लोगों की जानकारियां खूब प्रसारित हुआ करती थी रेडियो से। लोग परेशान हैं, इसे सिर्फ जीवन की एक वास्तविकता कहने की सुविधा वित्त मंत्री के पास हो सकती है। लगातार कैश का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन लोगों का अनुभव बैंकों के पास जाकर वैसा नहीं है। बैंकों के आगे सिर्फ कतारें नहीं हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो दर्ज होनी चाहिए। अगर जेटली जी के अनुसार नोटबंदी के ये 50 दिन आजादी के लम्हे जैसे हैं, तो इन कतारों में छिपी कहानियों को भी उसी तरह दर्ज किया जा सकता है, जैसे आजादी से पहले और बाद के महीनों के दौरान उस वक्त के अखबारों में दर्ज किया होगा। बैंकों के आगे कतारों की कहानियों से सरकार को भी मदद मिलेगी, उसके फैसलों में इसकी झलक मिलती है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मुलाकात हीरा देवी से हुई। आगरा से दिल्ली आकर हीरा देवी 2-3 घरों में काम करती हैं। उम्र के कारण इतना ही कर सकती हैं, हर घर से कैश ही मिलता है। हीरा देवी को आज किसी घर से सैलरी नहीं मिली। यही जवाब मिला कि 1 हफ्ते बाद ले लेना, 100-200 करके ले जाओ, अभी सारा पैसा नहीं मिलेगा। वे लोग भी रोज बैंक की लाइन में लगकर आ जा रहे हैं। जब उन्हें ही पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें कहां से देंगे? हीरा देवी कितना समझती हैं। हीरा देवी की हालत खराब है। हम उनके घर तो नहीं गए, पर यकीन करते हैं कि वो सौरभ के कैमरे पर सही ही बोल रही होंगी। उन्होंने कहा कि उनके घर का राशन खत्म होने के कगार पर है। 8 तारीख के बाद से नवंबर तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन दिसंबर की शुरुआत उन्हें मायूस करती है। तेल, साबुन कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है। इस टाइम तो मेरे सूखी रोटी बना के रख के आई टमाटर के साथ में। सूखी रोटी और टमाटर। हाँ जी। तो आज 1 तारीख को आप अपने घर शाम को खाली हाथ जाएंगे? खाली हाथ जाऊंगी। कितने घरों में काम करते हैं आप? कर रही हूँ 2-3 घर कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही हूँ मैं। 2-3 घर कर, लेकिन अभी तक किसी से पैसे नहीं मिले? किसी से भी नहीं मिले। क्या यह साधारण बात है कि हीरा देवी सूखी रोटी और टमाटर खाकर इस आजादी के लम्हे में अपना योगदान कर रही हैं? वित्त मंत्री ने कहा कि नेता और मीडिया वाले नहीं बदले, इसके अलावा देश में सब बदल गया। सही तो कह रहे हैं। वैसे देश में सब बदल गया, ये भी सही है क्या? वैसे 500 के नोट को लेकर सरकार का फैसला 8 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक कई बार बदल गया। 2 दिसंबर की आधी रात से 500 के नोट पेट्रोल पंप, गैस की दुकानों वगैरह में नहीं लिए जाएंगे। आप ठीक से सरकार के फैसले को देखिए, वेबसाइट पर है, रिजर्व बैंक और पीआईबी के वेबसाइट पर, अखबारों में भी छपते हैं।
पहले इसकी तारीख 15 दिसंबर तक थी, लेकिन 15 तारीख तक आप 500 के पुराने नोट से बस और रेल का टिकट खरीद सकते हैं, हवाई जहाज का नहीं। नेशनल हाईवे के टोल पर आप 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट दे सकते हैं। अब आपको वहां फ्री सुविधा नहीं मिलेगी। अब आते हैं एक और खबर की तरफ। क्या सरकारी अधिकारी अपने मातहतों का इस्तेमाल कर रहे हैं नोट बदलवाने के लिए? दिल्ली में डीटीसी में ऐसा ही मामला आया, जिसकी जांच हो रही है। अखबारों में भी यह खबर छपी है। हरियाणा रोडवेज के दर्जनों कंडक्टरों ने अपने अधिकारियों पर इस बात का आरोप लगाया है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि पुराने नोट के बदले 100 के नोट लाकर दो, जो यात्रियों से उन्हें मिल रहे हैं। यह रिपोर्ट हमारे सहयोगी हरिकिशन ने भेजी है। दिल्ली के कश्मीरी गेट वाली आईएसबीटी में हरियाणा रोडवेज की ज्यादातर बसें खड़ी कर दी गईं। हरियाणा जाने वाली बसों के कंडक्टरों ने बसें खड़ी कर दी, धरने पर बैठ गए। इनका आरोप है कि 25 साल के नौजवान साथी सुंदर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर ने कैश की तलाशी के लिए सुंदर के कपड़े उतरवा दिए। इससे अपमानित होकर सुंदर की हालत बिगड़ी, ये कंडक्टरों का आरोप है। कंडक्टर सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि ऐसी बातें कह रहे हैं जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। कंडक्टर बता रहे हैं कि दरअसल इस तरह की कार्रवाई उन पर दबाव बनाने के लिए होती है। अफसर कंडक्टरों को रोजाना 10-15 हजार या 20 हजार तक की रकम 500 और 1000 के नोटों में देते हैं, जिन्हें शाम तक उन्हें 100 के नोटों में वापस करना होता है। आईएसबीटी पर 2 तरह के काउंटर हैं, एक तो जहां टिकट कटते हैं, दूसरे जहां टिकटों की एडवांस बुकिंग होती है। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कंडक्टरों की बात मान ली है और प्राइम टाइम शुरू होने से पहले खबर आई कि धरना खत्म हो गया। सुंदर को 10 लाख मुआवजा मिलेगा, पत्नी को नौकरी और 6 और अधिकारियों के खिलाफ वो अगले दिन कार्रवाई करेंगे। ये दबाव होता है कि बंदे नोट लो और 100 के दो, ये हमको देने पड़ेंगे जब अधिकारियों को दावा दो, हमने दिए ही इनको। ये बात है जी। उसके प्रेशर डाल दिया, वो प्रेशर में वो भाई का आज वो उसने पैसे नहीं दिए, तो फिर आज वो उसको कैश चेक किया है, 2-3 बार उसका कैश चेक हुआ है, उसकी पैंट तक निकाल दी, उसका पूरा दबाव देके उसको बेचारे को काउंटर पे उस अधिकारी निकलते निकलते ऐसे मुंह करके वो वहीं पड़ गया, दिमागी सदमा हो गया उसको। ये हुआ आज। ये अधिकारी किस तरह से अपने पुराने नोट बदलवाते हैं? मतलब बदलवाते जी, हमारे जेब में डाल दिया 20,000 रुपये, आप पकड़ो 20 ये लो 20 वो लो, और हमको 20-20 हजार रुपये दो, शाम को 100 को दो, और ये 500 के कैश में जमा करवाओ। इसका ब्यौरा होना चाहिए पूरा जी। जब से नोटबंदी हुई है वो ऊपर कितनी जमा हुई है राशि 100 की। बात में तो दम है। अब देखते हैं हरियाणा के परिवहन मंत्री इन कंडक्टरों की बातों को जांच की शक्ल में किस हद तक बदलते हैं। सरकार ने कहा है कि काला धन के खिलाफ उसका अभियान नोटबंदी तक नहीं रुकेगा। सोने को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी, तो सरकार ने अपनी तरफ से बात रख दी है, स्पष्ट की है, और बताया गया कि इनकम टैक्स कानून में किए संशोधन में पुश्तैनी गहनों या सोने की ऐसी ज्वेलरी पर, जवाहरात पर टैक्स नहीं लगेगा जो घोषित आय या डिक्लेयर्ड इनकम से खरीदी गई है। दरअसल ऐसी अफवाहें थी कि नए इनकम टैक्स बिल के बाद घर में रखा सोना भी जांच के दायरे में आएगा और छापे के दौरान यह जब्त किया जा सकता है। इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए सरकार ने साफ किया है कि घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। छापा पड़ने की हालत में विवाहित महिला से 500 ग्राम सोने तक कोई पूछताछ नहीं होगी। ज्यादा होंगे तो क्या होगा हम नहीं बता सकते। इसी तरह अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना रख सकेगी। किस तर्क से अविवाहित महिला को इतना रखने की छूट है वही जाने। पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकेंगे। बैंकों के आगे एक तरह से ये पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकेंगे। और एक और सूचना है, कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा। कई लोग पूछते हैं कि पुश्तैनी सोना ज्यादा भी हो सकता है, हमें अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं इतना बता सकता हूं कि अपनी 20-22 साल की नौकरी में कभी सोने की दुकान में खरीदने नहीं गया, तो मैंने खरीदा नहीं, तो मुझे मालूम नहीं कि 500 ग्राम सोना कितना होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो इसमें एक ही है कि जो ऑफिसर सर्च करेगा, रेड मारेगा, ये उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि जो सोने की जो गहने हैं वो अगर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वो अपने विवेक से फैसला करेगा कि ये पुश्तैनी है या फिर खरीदा गया है, फिर वो उसके हिसाब से सीज करेगा या नहीं करेगा, ये उसके विवेक पर है। तो इसका क्या मतलब है ये लोग आप लोग समझिए, मैं बहुत सक्षम नहीं हूं। बैंकों के आगे कतार में खड़े लोगों में से किसकी कहानी क्या होगी कहना बहुत मुश्किल है। ये बुजुर्ग सुबह 11 बजे से कतार में खड़े मिले, 4 घंटे बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो बताया घर में पत्नी का शव पड़ा है। अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हैं, लेकिन बैंक वाले भीतर नहीं जाने दे रहे।
तो लाइन में खड़े हैं। मामले की गंभीरता देखकर एक और कोशिश की गई। बुजुर्ग पैसा लेकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक शक भी होता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं कह रहे हैं। कैमरा उस बुजुर्ग के घर तक पीछा करता है जहां मौत का मातम है। इतनी देर में दूसरे लोग किसी तरह संस्कार कर चुके थे। पता चला मौत कैंसर से हुई थी और घर में पैसे नहीं थी। अगर मीडिया ने ये पीड़ा दिखाकर गलती की है तो मैं माफी मांगता हूं। ब्रेक ले लेता हूं। वैसे दर्शक ही बता रहे हैं कि जो सोने के बारे में सरकार ने स्पष्ट किया है वो कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पहले से चला आ रहा कानून है। तो आप उसके डिटेल को भी देखिए, सरकार के फैसलों को ज्यादा ध्यान से देखिए और कम से कम अपने खातों का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होने दीजिए। बहरहाल सरकार कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हालात जल्द काबू में हों। कैश की कोई कमी नहीं है। बैंक कह रहे हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन कतार में खड़े लोग 1 दिसंबर को जब वहां पहुंचे तो उन्हें क्या अनुभव हुआ, हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट आप देखिए। 43 नंबर बीएन शर्मा, 44 नंबर गुलाब, यहाँ पे बोल तो रहा हूँ भाई। 45 नंबर सुरेश सिंह, 46 नंबर गौतम। हम लोग को लाइन का है। गौतम आप इनके पीछे जाओ भैया लाइन में। नाम इसलिए पुकारा जा रहा है ताकि लाइन में किसी के साथ बेईमानी न हो। चितरंजन पार्क का यह नौजवान 5 बजे सुबह ही सादा पन्ना लेकर आ गया और सबके नाम लिखने लगा। नाम लिखाकर लोग आसपास ही घूमते रहे और 8 बजते ही सब लाइन में लगने लगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खुलने वाला था। रामकिशोर जी भी 7 बजे सुबह से ही आ गए थे। कतार में 12वें या 13वें नंबर पर खड़े थे। पीडब्ल्यूडी में ये मेट का काम करते हैं। तनख्वाह तो आ गई, लेकिन मिलेगी कि नहीं भरोसा नहीं था। हमारा सवाल ये भी था कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के इस जमाने में 3-4 घंटे लाइन में खड़े होने की क्या जरूरत थी। तो लाइन तो बड़ी लंबी लगी हुई है, निकाल पाएंगे तनख्वाह? देखो जी, अब नंबर आया। कोशिश तो सवेरे 5 बजे के इसीलिए जल्दी आए हुए हैं, चाय पानी छोड़ करके। अच्छा, कि भाई खर्चा पानी भी चलाना है, बच्चों को चलाना, घर भी तो चलाना है। किस चीज की परेशानी हो रही है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि डिजिटल मनी होनी चाहिए, आपके पास में पेटीएम होना चाहिए, कैशलेस सुविधा होनी चाहिए। तो पेटीएम ओटीएम का सिस्टम आपने अभी तक बनाया नहीं लग रहा है? नहीं साहब, छोटी तनख्वाह उतनी हमारे घर में ही यूज हो जाती है। कोई ज्यादा हमारे पास 2 नंबर की कमाई तो है नहीं। जितना थोड़ा कमाते हैं उससे घर का गुजारा चलाना मुश्किल पड़ रहा है आजकल। दिल्ली के चितरंजन पार्क से मैं चला आया ओखला का इंडस्ट्रियल इलाका, जहां एक साथ 6 बैंक की शाखाएं हैं। इन बैंकों के नाम तो आप जानते ही होंगे। 30 तारीख तक सब ये दावा करते रहे कि कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर की यह लाइन बताती है कि दावा कर देने से दर्द की दवा नहीं हो जाती है। 6 दिन से आ रहा हूँ, पैसे ही नहीं है बैंक में, कैश ही नहीं है। बस यहाँ पर ये लगा हुआ है कि अगर इम्पोर्टेंट एक नोटिस लगी हुई है कि अगर कोई भी शख्स मिसबिहेव करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि जिस शख्स का यहाँ पर अकाउंट होगा उसके आज तनख्वाह आई होगी और उसे पैसे की जरूरत होगी, तो इनके पास पिछले कई दिनों से पैसे नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का काम चल रहा होगा। ये तीसरा बैंक है जो कि यहाँ पर भी लाइन आप देख सकते हैं कि लंबी लगी हुई है। दोपहर के वक्त जैसे ही बक्सा वैन से उतरा, सबको लगने लगा कि कैश आ गया। वैसे ही जैसे बिजली आने पर सब चिल्लाते थे कि बिजली आ गई। पैसे नहीं आता। कौन से बैंक? नहीं, पैसे यहाँ इंडस में पूरा है। पूरा है। अभी पूछा गया, बोले टोकन बांट दिया, दोबारा नहीं बटेगा। ओखला में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने सुबह से ही लाइन में अपनी जगह बना ली थी। मालिक को भी पता था कि जो नहीं आया वो कहाँ गया होगा। सर कैश आ गया, बस आ रहा हूँ। देखो सर क्या परेशानी है, वहाँ जो फोन आ रहा है, बंदा जहाँ खड़ा है। अब देखिए सर, कैश तो आ गया, बटने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा, बस लेके आ जाऊंगा सर। लेकिन जैसे ही कैमरे पर निगाह पड़ी, जनाब भी हंसने लगे, उनके साथ बाकी लोग भी। कई लोगों ने बताया कि 5-5 घंटे से लाइन में लगे हैं, प्रधानमंत्री की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह कैसे छोड़ दें।
परेशान तो हम हैं, लेकिन फिर भी हम खुश हैं इस प्रोग्राम से कि ऐसा कि मोदी ने जो कुछ किया है बिल्कुल अच्छा किया है। नोटबंदी के साथ सरकार भी कैशलेस की बात जोर शोर से करने लगी है, तो हमने भी कई जगह मजदूरों से पूछना शुरू कर दिया कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। पेटीएम है किसी के पास यहाँ पर? बिल्कुल है। आपके पास है? एटीएम है। पेटीएम नहीं, एटीएम है। एटीएम है, तो एटीएम में तो लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, बहुत लंबी लगा। सुबह से आया हूँ, 4 बजे से लाइन में लगा हूँ। 4 बजे से लाइन में लगा हूँ, अभी तक नहीं। अब आपके सामने कैश आया, उसमें पढ़ने जा रहा। तो यहाँ पेटीएम किसके पास है? आपके पास है पेटीएम? नहीं है मेरे पास पेटीएम पता भी नहीं है। क्या होता है। आप ये बताओ कि कैशलेस की बात करती है सरकार, पेटीएम की बात करती है, प्लास्टिक मनी, आपके पास है कुछ इस तरीके का? नहीं है सर, बहुत गरीबों के पास अभी कुछ नहीं है। अच्छा, बैंक में जाओ क्रेडिट कार्ड के लिए तो कहते हैं ये लाओ वो लाओ, 15,000 के ऊपर सैलरी के क्रेडिट कार्ड बनेगी, और जो बंदा 10,000 कमाने वाला वो कहाँ से 15,000 का लाएगा सर? इन सबको गौर से देखिए, फिर इनकी तनख्वाह भी पता कीजिएगा। इतनी नहीं मिलती है कि महीने भर कार्ड से खर्च करते रहें। जो भी मिलता है उसका अधिकांश पहले हफ्ते में ही खर्च हो जाता है। आखिर 7-8 हजार की तनख्वाह को कतरे कतरे में कितने दिन कोई खर्च करेगा? लेकिन जिस तरह से सरकार अभियान में आ गई है, आज भले कोई इनकार करे, कैशलेस व्यवस्था से अनजान बना रहे, लेकिन सब इसकी चपेट में आएंगे ही। तब क्या इनकी सैलरी बढ़ जाएगी? कैशलेस होने से इन्हें क्या फायदा होगा? ये सवाल भी मजदूरों के मन में उभरता है। इस नोटबंदी के बाद में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? हमारा तो अकाउंट ट्रांसफर ही होता है। अच्छा, बट कैश की तो जरूरत पड़ती है ना, डे टू डे यूज के लिए हम तो कैश तो चाहिए ही। अच्छा, तो अब प्लास्टिक मनी बहुत, अब हर जगह तो आप यूज नहीं कर सकते हो ना, बट जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप जो सामान खरीदने जा रहे हो, अब दुकान वाले हर तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते ना, बड़े मॉल वाले करेंगे। छोटे दुकानदार के लिए तो आपको कैश चाहिए। ओखला से मैं चला आया कालका जी, ये भी दक्षिणी दिल्ली का ही इलाका है। सिंडिकेट बैंक के बाहर डीटीसी के कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए लाइन में लगे हैं। पैसों का पता नहीं, लेकिन पुलिस व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। कर लो मैडम, तो हमारे क्या हाथ में, वो हमारे हाथ में थोड़ी है मैडम, मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ भी। बैंक वालों को 2 काउंटर चलवाए, 1 चला रखा था। काउंटर बढ़ने से क्या कैश भी बढ़ गया, या सिर्फ लाइन 2 हिस्सों में बंटकर छोटी हो गई? सर, बैंक में जो लगा हुआ लड़का वो इतना स्लो काम करता है, कुछ कहने की हद नहीं। टोकन 4.5 घंटे खड़े रहते हैं यहीं पर ही, काउंट ये पकड़ा देंगे टोकन, अगले दिन लाइन में लगे रहो। लेकिन इसका जवाब सुनीता जी ही दे सकती हैं। 7 बजे से लाइन में लगी थीं, हाथ टूटा हुआ है, सो लाइन से हटकर किनारे बैठ गईं। गोद में नाती सो रहा है, उनकी जगह उनकी बेटी लाइन में लगी है। 3 पीढ़ी बैंक की कतार में हैं कैश के लिए। आपकी बेटी लाइन में लगी हुई है? बेटी। तो आप सुबह कब से लाइन में लगी हुई हैं? 7 बजे से आए। सुबह 7 बजे से? पैसा निकालना है? जमा करना है भी, निकालना भी है। अच्छा, तो आपके पास पेटीएम और प्लास्टिक मनी कैशलेस नहीं है, कार्ड वार्ड? कुछ नहीं। कतारों की कहानी रोज रोज नहीं बदल सकती है, लेकिन किसी कहानीकार के लिए क्या यह आसान होता होगा कि एक ही कहानी को 23 दिनों से लिखता रहे? वित्त मंत्री नाराज से लगते हैं कि हम टीवी वाले समस्या तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे के मकसद को नहीं बता रहे हैं। वित्त मंत्री को यह भी बताना चाहिए कि हम इन कतार में खड़े लोगों से उनकी परेशानी के अलावा और क्या बात करें। नई दिल्ली से कैमरामैन एसपी द्विवेदी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट आपने देखी। बेंगलुरु से निहाल किदवई ने खबर भेजी है कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने एक ठेकेदार और इंजीनियर के यहां छापा मारा और छापे मारकर 4.5 करोड़ 2 हजार के नए वाले नोट मिले। अब सोचिए कि काला धन खत्म करने का अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी 2-3 लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनके पास 4.5 करोड़ रुपए उनके हाथ में नए नोट के आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, किस रास्ते से आ जा रहे हैं,
ये तो छोटी मोटी कहानियां हैं, लेकिन जिस तरह से रवीश ने बात की कि नए मशीनों के इस्तेमाल करने की क्या प्रवृत्ति है, आपने इन जवाब से देखा होगा कि कोई इसके खिलाफ नहीं है, सब चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया शायद उतनी तेजी से वो स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है, व्यवस्था उसमें वो अपने आप को असहज पाते। तो हमारे एक और सहयोगी ने एक दुकानदार से बात की जिनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। अब इन मशीनों और मोबाइल के कंपनियों के नाम जिनका विज्ञापन ज्यादा हो गया उनका चल रहा है, तो संवाददाताओं की जुबान पर आ रहा है, तो खैर उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का प्रचार कर रहे हैं। पर आप देखिए कि इस दुकानदार ने क्या बताया कि उसके यहां कितने ग्राहक उस स्वाइप मशीन से सौदा करते हैं, कितने ग्राहक कैश से सौदा करते हैं। आपके पास स्वाइप मशीन है? स्वाइप मशीन थी मेरे पास, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो खराब हो गई थी, तो इसलिए बैंक वाले ले गए, वो कहते ठीक करवा के दे जाएंगे। और जब वो 5 तारीख को लेके गए, 6 तारीख को मंगलवार को जो अनाउंस हो गया कि भाई नोट बंद हो गए हैं, और फिर बैंक वालों को बोला भी मशीन हमारी अब तक नहीं आई, हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिना मशीन के। तो वो कहने लगे अभी हम लोग तो थोड़ा बिजी हैं और 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। सर, आपके पास मशीन ना होने की वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ता है? बहुत नुकसान हो रहा है। जो कस्टमर है कार्ड स्वाइप करना है, अब कार्ड मशीन खराब है और बिना मशीन के काम हो नहीं रहा। कुछ लोग हम लोग कहते हैं चलो पेटीएम कर लो, वो पेटीएम से वो कहते हैं कि हमारे वॉलेट में पैसे नहीं है, मोबाइल में पैसे नहीं है, कोई कहता हम यूज नहीं करते हैं। बड़ी संख्या में 500 और 1000 के नोट वापस बैंकों में पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि इन नोटों का क्या होगा, सब मिट्टी हो जाएगा? ये बात नोटों पर भी लागू होती है। केरल में रद्दी बन चुके इन पुराने नोटों को एक प्लाईवुड कंपनी रिजर्व बैंक से खरीद रही है, वो भी इसी समय में। एक फैसले के आगे पीछे कितनी तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनका इस्तेमाल प्लाईवुड बनाने में कर रही है कंपनी। वेस्टर्न इंडिया नाम की प्लाईवुड कंपनी 500 और 1000 के पुराने नोटों को गलाकर उनका पेपर पल्प तैयार करती है, उसे लकड़ी के पल्प में मिलाकर हार्डबोर्ड या सॉफ्ट बोर्ड बनाती है। पता नहीं इसे कौन खरीदेगा और कहां लगाएगा, लेकिन देखिए ये पंच तत्वों में विलीन तो नहीं हुआ, फिर भी आप कह सकते हैं तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे। अब एक चिंता की बात है कि जब से नोटबंदी लागू हुई है, बड़े संख्या में जो मजदूर हैं, जो घरों में काम करती हैं, उनके मालिक उन्हें अपना कैश दे रहे हैं। एक तरह से अगर आप नजर से देखेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकार को चेक करना चाहिए, पता करना चाहिए, और जरूर ही कि क्या ये काला धन को उनके जरिए सफेद किया गया। ये इसलिए करना चाहिए कि मजदूर और घरों में काम करने वाली हमारी सहयोगी महिलाएं वो चोर नहीं है, वो ईमानदार हैं, उनके पास कमाने का ईमानदार जरिया है, लेकिन काले धन को, पुराने नोट को सफेद करने के रास्ते उन्हें बेईमानी के खेल में पार्टनर बनाया जा रहा है। तो यह नहीं होना चाहिए कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे बेईमानी में साझेदार बनाया जाए। तो यह देखना चाहिए। शरद शर्मा ने जाकर ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है और इस सवाल को उठाने का प्रयास किया है। दिल्ली का आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, तमाम तरह के छोटे मोटे उद्योग यहाँ फलते फूलते हैं। डाई, मोल्ड बनाने वाली फैक्ट्रियां खूब हैं। गांव से आने वाले मजदूरों के लिए काम का ठिकाना है। मुकेश कुमार एक फैक्ट्री के मालिक हैं। कहते हैं कि सरकार ने करंट अकाउंट से हर हफ्ते 50,000 रुपए निकालने की अनुमति दी है, लेकिन बैंक से 5 से 10,000 ही मिल रहे हैं। उन्हें चिंता है कि इस महीने की तनख्वाह कैसे देंगे। पिछले महीने जब मजदूरों को 500,000 रुपए के पुराने नोटों में सैलरी देने की कोशिश की तो 4 मजदूर काम छोड़कर चले गए। हमारे यहाँ टोटल 10 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से अभी 3-4 लोग छोड़ के चले गए हैं सैलरी की वजह से, और अभी 6 लोग काम कर रहे हैं, और उनकी भी हम पिछले महीने की सैलरी अभी नहीं दे पाए हैं इन नोट की वजह से, क्योंकि वो उनको पुराने नोट दिए हमने, उन्होंने पुराने नोट हमें वापस कर दिए। वो कहते हैं हमें नई करेंसी आप ला के दो, हमें बैंक में लाइन में हमें लगना पड़ता है। तो हम जब बैंक में जाते हैं तो हमारे करंट अकाउंट है, हमें भी 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से हमारा काम पे ध्यान नहीं लग रहा है। हमारा ध्यान बैंकों में ही लगा रहता है कि वहाँ से नोट कैसे मिले। मोहम्मद जैद मुकेश कुमार की फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। भोपाल से आए हैं, मगर अपना खाता वहीं छोड़ आए हैं। यहाँ से सैलरी लेकर घर जाते हैं तो बैंक में डाल देते हैं। पिछले महीने सैलरी मिली थी, मगर नोटबंदी के कारण उसका बड़ा हिस्सा कमीशन में कट गया। बैंक में बदलने की लाइन आई नहीं। बाजार में गए तो 500 का 250 से 350 और 1000 का 800 ही मिला। किसी की मेहनत की कमाई से बाजार ने कितनी क्रूरता से पसीना तक चुरा लिया।
तो हमने जो थी ना उसको छोटे छोटी दुकान पे कम पैसों के अंदर उसको हमने कैश कराया है, मतलब 500 के जो पिछली आप तनख्वाह आपको मिली है वो 500,000 के नोटों में मिली। हाँ, तो हमने उसको ना कम पैसों में कैश कराया। मिसाल के तौर पर हमें वैसे सैलरी कम है, अब हम उसको 1000 का नोट देते हैं, वो कहता है हम 800 में चलाएंगे। 500 का देते हैं तो 350 में चलाएंगे, 250 में चलाएंगे। तो अब हमारे लिए तो मजबूरी है, हमें तो 8,000 रुपए जो है कितने में आपके बहुत कम में हो जाते हैं, बहुत कम। आप मतलब 30-40% आप उसको लेस कर दीजिए, एटलीस्ट 30% उसको लेस कर दीजिए। अच्छा, तो ये करके आपका काम चला है? अभी काम चल रहा है, लेकिन वो कब तक चलेगा पता नहीं। मोहम्मद फरहान तो दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में रहते हैं। फरहान ने पिछले महीने 500,000 रुपए में सैलरी लेने से मना कर दिया। कहते हैं बैंक से कौन लाइन में लगकर निकालेगा, पूरे दिन लाइन में खड़े रहेंगे तो कई दिन में नंबर आएगा और हाथ कुछ खास नहीं आएगा, ऊपर से दिहाड़ी और मारी जाएगी। पुराने नोट हैं, वो हमें नहीं चाहिए। मुझे पुराने 500,000 वाले दे सर कहते हैं अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम अकाउंट में अगर ट्रांसफर कराएंगे तो लाइन में लगना पड़ेगा बैंक में, यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। जैद और फरहान को भले ही काला धन का हिस्सा ना मिला हो, मगर इन जैसे लाखों मजदूरों की अपनी ही कमाई किसी के काले धन को सफेद करने में क्यों काम आए। सरकार को पता करना चाहिए कि लाखों मजदूरों को 6 महीने से लेकर 2 साल तक के एडवांस दिए जाने की सच्चाई क्या है। अगर ऐसा हुआ होगा जैसा कि कई मजदूर कैमरे के बगैर दबी जुबान में कहते हैं, तो सरकार को पहल करनी चाहिए। इन मजदूरों को काला धन के खेल में पार्टनर बनाया जा रहा है। सरकार बार बार चेतावनी दे रही है कि जनधन खातों का इस्तेमाल काला धन को सफेद करने में ना होने दें, लेकिन सरकार क्या ये कभी जान पाएगी कि बेकसूर मजदूरों को किस मजबूरी में शिकार बनाया गया है। क्या सभी मजदूर मना कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिन मजदूरों को 2 साल की सैलरी एक साथ मिली है, उसे सरकार काला धन घोषित कर कंपनियों और मालिकों से टैक्स वसूल ले और मजदूरों के पैसे से छेड़छाड़ ना करे, ताकि उन्हें इस अपराध बोध के साथ ना जीना पड़े कि जब देश काला धन को समाप्त कर रहा था तो उनकी मजबूरी का इस्तेमाल कर कोई अपना काला धन सफेद कर रहा था। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ये वाकई शर्मनाक है और दुखद है कि जब एक अभियान चल रहा है तो उसमें कुछ बड़े अधिकारी अपने मातहत कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं कि आप ले आकर पैसे जमा करें, एडवांस ले जाएं और इसके बदले में कुछ पैसा दें। बहुत सारी कामवालियां ये शिकायत भी कर रही हैं कि उनसे ये कहा गया कि आप 2.5 लाख रुपया ले आकर जमा करें और हमें 2 लाख दे दें। उनकी नजर में उस काला धन वाला तो गिर ही गया होगा, लेकिन इतने सारे ईमानदार लोगों को एक बेईमान व्यवस्था का पार्टनर बनाना शायद ठीक नहीं है। सारी कोशिश पर पानी फिर सकता है। तो इसे लेकर ये इसका एक चिंताजनक पहलू है, ध्यान देना चाहिए। खासकर जो लोग सक्रिय हैं ऐसे लोगों को उजागर करें कि कौन से ऑफिसर हैं, कौन से कर्मचारी हैं, कौन से अधिकारी हैं, सब पता लगाएं। और हम ब्रेक ले लेते हैं। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद में खासा हंगामा किया। मामला बुधवार शाम कोलकाता में इंडिगो की उस फ्लाइट की लैंडिंग में हुई देरी का था जिस पर ममता सवार थीं। ममता बनर्जी का हवाई जहाज कोलकाता एयरपोर्ट पर देरी से क्या उतरा, टीएमसी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों को सर पर उठा लिया। Yes, Minister of a state is under so much pressure. What happens to normal people in the state? My question here, sir, I am not insinuating. ये कोई सबके चर्चा का विषय नहीं, बैठिए प्लीज। I would like ये to bring आप भी सहानुभूति सबकी। facts to the fire brigades, all arrangements, as if it was about to going to be crashed. Airport Authority of India has admitted the truth that fuel was for 7 minutes only. That is admitted. ममता कल शाम पटना से कोलकाता के लिए रवाना हुई थी। एयर ट्रैफिक कंजेशन की वजह से उनके प्लेन को लैंडिंग के लिए इंतजार करना पड़ा। सरकार ने कहा किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। कोई भी जोखिम में नहीं था। हम जानते हैं कि कोई भी खतरे में नहीं था। If this has happened with one chief minister, this can happen with any other leader. Fully and appropriately followed. मंत्री जी भले ही सदन में सफाई देते रहे, लेकिन सांसदों ने एक एक कर पूरे मामले की जांच की मांग की।
तो निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि इसको इसी सदन के अंदर आपको इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जिससे सब तरह की शंका है और ये बात इतनी गंभीर है कि सरकार को इस पर तत्काल यानी एक्शन कर देना चाहिए। ये तो और गंभीर मामला हो गया कि अगर फ्यूल शॉर्टेज इतने प्लेन में थी तो उनको अलाउ कैसे किया टेक ऑफ करने का। इसका भी जब जो एयर सेफ्टी है और डीजीसीए इसका पूरा अकाउंट लेता है, तो ये कैसे अलाउ किया गया कितने सारे प्लेन्स में फ्यूल शॉर्टेज। तो मैंने तुम्हें कहा मैंने नाम लिया इसीलिए। हाँ ओके, तो इसलिए जो है सर ये तो और सीरियस हो गया, इसलिए अब इनको जरूर इस पे जवाब देना चाहिए। हाँ तो ये मनी शॉर्टेज चली रही, फ्यूल शॉर्टेज में क्या हो रहा है देश में, ये देश में हो क्या रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि हमने जांच बैठाल दी है। मंत्री जी ने ये कहा है कि हम जो है हमारे लिए मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा और आम पैसेंजर्स की सुरक्षा दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जो जांच बैठाली गई है उसमें जो भी दोषी होगा उसमें सरकार उपयुक्त कार्रवाई करेगी। उधर इंडिगो ने अपनी सफाई में कहा है कि विमान को एयर ट्रैफिक कंजेशन की वजह से हवा में रहने को कहा गया था। पायलट की बात समझने में एटीसी ने गलती की और उन्हें लगा कि जहाज में केवल 8 मिनट का ईंधन बचा है। इंडिगो ने साफ किया कि कैप्टन ने ईंधन की कमी या जल्दी उतरने की बात कभी नहीं कही। विमान हवाई अड्डे पर 8:40 पर घंटे भर की देरी से उतरा और ये एक सामान्य लैंडिंग थी। इस मामले में जहां सरकार ने सफाई दी, वहीं वामपंथियों को अपनी चिर विरोधी ममता बनर्जी पर हमला करने का मौका मिला और बदले में टीएमसी ने वामपंथियों पर चुटकी ली। जो मुख्यमंत्री बंगाल में वाम मोर्चा के समय पर माओवादियों के मोटरसाइकिल में पीछे में बैठ करके आराम से जा सकती थी जंगल महल में, और वही मुख्यमंत्री आज एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट में अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। सीपीएम में भी बहुत डिवीजन है। सलीम साहब कुछ बोल रहे हैं, रंगराजन जी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन रंगराजन तो शायद केरल लाइन का है, सलीम बंगाल लाइन का है। लेकिन हमारा कहना है कि केरल लाइन रहे या ना रहे, बंगाल लाइन रहे या ना रहे, लेकिन एयरलाइन ठीक से चलना चाहिए। वैसे नोटबंदी पर सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है और गरमाए सदन में गुरुवार को बहस का एक और नया मुद्दा मिल गया। इन दिनों जब हर मुद्दे पर राजनीतिक रंग चढ़ ही जाता है, तो फिर एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर बवाल मचे तो किसे हैरत होगी। दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।